अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? एवरीबॉडी वेलकम टू जियो पाकिस्तान। मैं मुझे तो वेलकम करें। मैंने कहा है ना, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई जस्ट हाउ आस्क्ड आई यू। फीलिंग? आई एम स्टिल अ लिटिल 50-50, सो टुडे आई वाज काइंड ऑफ अनडिसाइडेड वेदर आई एम कमिंग और नॉट। फिर मैंने सोचा आप लोगों से क्या छुपाना, अगर तबीयत खराब होगी तो फिर उठ जाऊंगी। हाँ, बीच में अगर आपको महसूस हो कि आप नहीं बैठ सकती, ठीक हुई तो उठ जाऊंगी। कुछ मुझे लग रहा है कि आपके ब्लड प्रेशर के इश्यूज हैं, अंडा वंडा खाया करें सुबह को। कुछ ऊपर नीचे सिचुएशन चल रही है, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। इंशाल्लाह जी, आई होप जी आपकी ज़िंदगी में भी सब ठीक चल रहा होगा। ओवरऑल मुल्क में क्या कुछ चल रहा है ये तो हम आज आपको बता ही देंगे, लेकिन कल जरा बारिश हुई हमारी तरफ और ठीक ठाक बारिश हुई। अच्छा, जो लाइटनिंग हुई, अगर आपने मेरी इंस्टा स्टोरी देखी हो तो कमाल की लाइटनिंग थी और होती चली जा रही थी। ये होता है ना कि थोड़ी सी आपको दूर से नजर आई है एंड देन इट्स ओवर, बट उस वजह से काफी एंजॉयमेंट भी हो गई, बिकॉज़ इट वाज नाइस। मौसम ने एकदम से अंगड़ाई में कहना चाह रहा था, लेकिन शायद नामुनासिब लगे, करवट ली। मेरा कोई गाना याद आ गया था आपको, क्योंकि मौसम ने ली अंगड़ाई, एक्चुअली है आजा शाम होने आई। अच्छा, एनीवे ये लें सामने। उसके बाद मुझे लग रहा है अभी थोड़ी गर्मी और हब्स की सी कैफियत है। खैर, ये बारिशों का स्पेल 8 तक गालिबन जारी रहेगा, कभी होगी कभी नहीं होगी। मुल्क भर में ओवरऑल वैसे कपास के बीज लगाने का सिलसिला भी ब्याई होती है ना, कपास के बीज लगाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अच्छा, आज ही मैं सुबह जब अखबार पढ़ रही थी तो कोई बम्पर क्रॉप की भी बात हो रही थी कि इस साल कोई हार्वेस्ट जो है गंदम की, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बम्पर क्रॉप होगी। हो गई है, गंदम कट गई है। गंदम जबरदस्त, ये तो अच्छी खबर ही हो गई है। और अच्छा हो गया जी, मौसम हमने देख लिया और अभी जिस कान में जरा हवाओं की आवाज़ें भी आ रही हैं। सो दिस हैज़ बिन द मौसम हमारा, और फोरकास्ट कुछ इस किस्म की है कि कुछ चलेगा। अच्छा जी, अभी सियासी मौसम, क्या उस पर से बेयकीनी के बादल छटेंगे या नहीं? ओहो, वो एवरीथिंग कनेक्टेड टू द वेदर नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है। और फवाद चौधरी ऑल्दो कह रहे थे कि बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की बात सुने तो ऐसा लगता है कोई पेशरफ्त ही नहीं है सिरे से। आज 11 बजे मुज़ाकरात का दौर होना था, जो मसरूफियत के बायस रात 9 बजे अब शिफ्ट हो गया। PTI वर्सेस हुकूमत ना, वर्सेस क्या PTI एंड PDM ही कह लें आप, मतलब सारे ही उसका हिस्सा हैं। तो जी पार्टी नहीं है तो चले हम उसको इत्तेहादी हुकूमत कह देते हैं। वाई नॉट। अच्छा जी, साथ साथ ही आपको बता दें कि इलेक्शन एक ही दिन कराने पर इत्तेफाक हो गया या नहीं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बातचीत का तीसरा राउंड जो है वो होगा आज, जिस तरह के अब्दुल्ला आप बता रहे हैं, और मुज़ाकरात का वक्त जो है तब्दील कर दिया गया है। मुज़ाकरात अब आज सुबह 11 बजे के बजाय 9 बजे होंगे और हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर जो है वो सेनेट सेक्रेटेरिएट में होगा। फरीकैन में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड ही कह लेना, इसमें कोई बुराई तो कोई नहीं है। 28 अप्रैल को होगा और तब से अब तक हुआ था रादर, और तब से अब तक हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जिस तरह अल्फाज की जंग ने जोर पकड़ा है, मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात जो हैं वो उतने ही कम होते जा रहे हैं। आपको पता है कि मतलब अब अगर बातचीत के लिए आए गए हो तो बाकी चीज़ों को होल्ड लगा देना चाहिए। हुकूमत अक्टूबर से पहले इलेक्शन कराने को कतई तौर पर तैयार नहीं है, और इमरान खान ने कल फिर वाज़ेह किया कि 14 मई से पहले असेंबलियां ना तोड़ी गई तो फिर सड़कों पर होंगे। कल हमने इनसे मुज़ाकरात में एक बात कहनी है कि अगर 14 मई से पहले आप अपनी असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं, हम तैयार हैं जॉइंट इलेक्शन के लिए, सिर्फ इसलिए कि चीफ जस्टिस हमें कह रहे हैं। लेकिन अगर ये बहाने मार रहे हैं कि बजट दे के तो उसके बाद इलेक्शन होगा, अगर ये समझते हैं कि हम इनके मंसूबे के अंदर आ जाएंगे, फंस जाएंगे और इंतजार करेंगे कि जी सितंबर में इलेक्शन होगा, किसी गलत फहमी में ना रहें। 14 मई से पहले आपने असेंबलियां ना डिसॉल्व की, हम सुप्रीम कोर्ट के पास कहेंगे कि जी हमें पंजाब का इलेक्शन चाहिए और पख्तूनख्वा का इलेक्शन चाहिए, क्योंकि आइन कहता है। और अगर इसके ऊपर ये नामुत्तफिक हुए, अगर ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो ना माना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस के खिलाफ गए, आइन तोड़ा, तो मैं आज यहां सबके सामने कहना चाहता हूं कि उसके बाद तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सड़कों पर निकलेगी। अच्छा जी, ये सब कुछ भी आपने सुन लिया, और साथ ही आपको याद दिला दें कि इससे पहले फवाद चौधरी भी कह चुके हैं कि मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में तहरीक का
नुक्ता अरूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। अब कितने लॉन्ग मार्च के वादे होंगे ये वैसे सोचना पड़ेगा। हर लॉन्ग मार्च इनका तारीखी होता है। Honestly, and I have lost count of the number of times. To be honest. उधर नून लीग में कई रहनुमा वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि मुज़ाकरात से कुछ निकलने वाला है नहीं। ख्वाजा आसिफ ने साफ कह दिया कि रौला तो बस सितंबर का है। सारा रौला सितंबर का। हाँ, समझ आई जी कि इमरान खान चाहता है कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सितंबर में रिटायरमेंट से पहले इलेक्शन हो जाए, और आप चाहते हैं कि उनकी रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन हो। हम ये नहीं चाहते कि उनकी रिटायरमेंट के बाद हो, हम चाहते हैं वक्त पे हो। इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि आपने सितंबर से पहले इलेक्शन नहीं होने देना? नहीं जी, हम तो कहते हैं कि वक्त पे इलेक्शन हो। अक्टूबर में सारे इकट्ठे इलेक्शन। तो फिर ये मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं आप इनसे? जी मुज़ाकरात जो है सियासतदान इस किस्म के जो है वो करते रहते हैं, खेल जो है वो खेल। इसहाक डार साहब खेल कर रहे हैं। चले मैं कुछ और कह लेता हूँ, अगर आपको खेल का लफ्ज़ जो है पसंद नहीं आया तो मैं कुछ और कह लेता हूँ। मुझे तो पसंद नहीं आया वैसे। नहीं आया। नहीं देखें मुज़ाकरात, मैं तो बड़ा सीरियस हूँ और मेरी तो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता इन मुज़ाकरात से। देखिए मैं तो सीधी बात करूँगा मीर साहब कि इस शख्स से मुज़ाकरात करना एक जो कहते हैं एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है। मुज़ाकरात का कहा गया है ना हमें, अदालत ने कहा है कि जाओ जी मुज़ाकरात करो, पहले अपने तो मुज़ाकरात कर लें। आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि सुलह कर लो। कोई क्रेडिबिलिटी है कि उनके कहने में? अगर ये इकट्ठे हो गए फिर क्या करेंगे आप? कौन इकट्ठे हो गए? ये जज। अल्लाह करे इकट्ठे हो जाए, मैं तो दुआ गो। कोई मुज़ाकरात नहीं है। आप जब आइन से हट के कोई मुज़ाकरात कर रहे होंगे तो वो कैसे कामयाब हो सकते हैं? बार बार उसकी ख्वाहिश के मुताबिक शुगल करो। अगर शुगल करना भी है उसके मुताबिक कर लो। कभी दहशत गर्दों के विंग से मुज़ाकरात नहीं होते। अदारों पर चढ़ाई करके उनको कमजोर करने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते। नवाज शरीफ के बगैर 2023 का इलेक्शन कबूल नहीं ना होने देंगे। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम की सरबराही करने वाले शाह महमूद कुरैशी अलबत्ता मुज़ाकरात पर बात करते हुए मोहतात नजर आ रहे हैं, बल्कि उन्होंने कल हुकूमती टीम के सरबराह इसहाक डार को कुछ मशवरा भी दिया। सुनिए। मैं आज डार साहब से सवाल करता हूं। डार साहब, आपको नवाज शरीफ साहब का एतमाद हासिल है और आप मेज पर बैठे हैं। मुझे ये समझाइए तो ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, जावेद लतीफ, ये क्या आपकी जमात का हिस्सा नहीं है? और अगर हिस्सा है तो वो मुज़ाकरात के रास्ते में रुकावट क्यों बन रहे हैं? आप पीडीएम का हिस्सा हैं तो क्या मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के सदर नहीं हैं? अगर हैं तो वो मुज़ाकरात से इनकारी क्यों हैं? मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, इंतखाबात के लिए हम तैयार हैं, तहरीक के लिए हम तैयार हैं। चुनो क्या फैसला करना चाहते हैं। इसलिए इंशाअल्लाह ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन नहीं, और इसको हम ताखीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अच्छा, मखसूस स्टाइल में वो सारा एंड में कोई फारसी भी हो गई थी। कल ये रंजीदा भी हुए थे बहुत ज़्यादा, और परसों क्या होंगे। अच्छा खैर, एनीवे आपको बताते हैं कि कल बाय द वे बहुत कुछ हो रहा था। जैसे कि मरियम नवाज भी मैदान में आई और लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने इमरान खान को ऑफ कोर्स निशाने पर रखा और उनका लहजा बता रहा था कि उन्हें मुज़ाकरात के नतीजे से कोई गर्ज है ना परवाह। ये सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस के अल्फाज हैं, पॉलिटिशियन इन रोब्स। ये खुद ही एक दूसरे को एक्सपोज करेंगे। नवाज शरीफ साहब आराम से बैठकर मकाफात अमल देख रहे हैं। इनको इलेक्शन की जल्दी नहीं है, इनको ये जल्दी है कि इनके होते होते इलेक्शन हो जाए, वरना हमें इलेक्शन जिताने वाला कोई नहीं होगा। पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, लेकिन वो कानून भी इस 3 मेंबर बेंच को मंजूर नहीं। पार्लियामेंट को आईन ने ये हक दिया है कि वो आपके लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए लॉज बनाए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए कानून बनाए। वो तो बना के रहेगी और इंशाल्लाह आपको पार्लियामेंट का फैसला मानना पड़ेगा। नवाज शरीफ भी इंशाल्लाह जल्दी इस मुल्क में वापस आएगा और तरक्की का वो सफर जो 2017 में टूटा था,
मजदूर की रोटी का, गरीब की सस्ती रोटी का सफर जो 2017 में टूटा था, इंशाअल्लाह ताला 2023 के इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा शुरू होगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने मुज़ाकरात का दूसरा दौर ख़त्म होने पर कहा था कि आज का राउंड फाइनल हो सकता है। मेरे फ़रीक़ैन के दरमियान सियासी दर्जा हरारत जिस नहज पर आ चुका है, हौसला अफ़ज़ा नताइज तो निकलते दिखाई नहीं देते। बहरहाल आज की बैठक में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। राना सना का क्या मूड है? आपने मरीम नवाज साहिबा का मूड देख लिया, ख्वाजा आसिफ साहब का मूड हमने आपको सुना दिया, दिखा दिया, और किसका दिखाया था, और जावेद लतीफ़ का गालिबन। शाह महमूद कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी का तो ज़रा टोन डाउन है। वैसे पीटीआई इन मुज़ाकरात के बारे में बात करते हुए निस्बतन मोहतात है एज कम्पेयर टू पर्टिकुलरली मुस्लिम लीग नून। पीपल्स पार्टी भी मोहतात है। अच्छा, राना साहब क्या हाल है आपका? अच्छा राना साहब, हुकूमत और तहरीक इंसाफ में जारी मुज़ाकरात में अब 3-4 दिन का वक्फा जो है वो आ गया है और आया बीच में, और इस दौरान किसी तरफ से नज़र नहीं आया कि सियासी तलखियाँ जो हैं वो कम की जाएं, बल्कि लफ्ज़ी जंग हमने देखा कि वो ज़ोर ही पकड़ रही होती है और उसमें तो ऑलमोस्ट मुकाबले पे हैं सारे। तो आज की नशिस्त में क्या आप समझते हैं कि इलेक्शंस की तारीख पर दोनों जमातें जो हैं उनमें कोई इत्तेफाक होने का कोई चांस, कोई इम्कान आपको नजर आ रहा है? देखिए, इसमें इत्तेफाक का इम्कान तो हो सकता है, क्योंकि इसमें 14 मई जो है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी है और जिसके ऊपर पीटीआई का इसरार है कि 14 मई को इलेक्शन होनी चाहिए, वो तो अब मुमकिन नहीं रहा। यानी अगर आज इलेक्शन कमीशन इस बारे में यकसुई से काम करना शुरू करे भी, तब भी 14 मई को ये इलेक्शन जो है ये मुमकिन नहीं है। तो जब फिर 14 मई की तारीख जो है वो नहीं रहेगी और 90 दिन वाला मामला जो है वो भी नहीं रहा, तो उसमें फिर कोई ऐसी सूरत नहीं है कि उसमें जो है वो दोबारा इस बात को सिर्फ जिद बना के कहा जाए कि नहीं 14 मई को। तो दूसरा जो हमारा इस वक्त PMLN की जो दो बुनियादी स्टांस हैं या तजावीज़ है, एक तो ये है कि IMF का मुआहदा जो है उसका होना जरूरी है। अगर केयर टेकर सेटअप फौरी तौर पे आ जाता है और IMF का मुआहदा जो है वो अभी इन वे होता है, तो उस सूरत में इर्रिपेयरेबल नुकसान जो है वो होने का इस्तेमाल हो सकता है और पुराना फासला जो है वो डिमांड की जरूरत है। एक तो ये है कि IMF के साथ मुआहदा जो है वो शायद होना चाहिए। दूसरा ये है कि बजट जो है केयर टेकर सेटअप जो बजट देगा उसमें वो IMF की शराइत को पूरा करने की कैपेसिटी में नहीं होगा। यही हुकूमत जो कि इस वक्त IMF के साथ वादा कर रही है, नेगोशिएशन की है, जो चीज़ें उनके साथ तय हुई है, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि बजट जो है उसके मुताबिक दिया जाए। तो ये दोनों चीज़ें जो है ज़रूरी हैं और ये दोनों चीज़ें अगर इसके बराबर होता है तो ये बात जो है वो 30 जून या फर्स्ट सेकंड वीक ऑफ जुलाई में चली जाती है। तो अगर ये 10 या 12 जुलाई की बात है तो फिर इसमें क्या जरूरत है कि पहले सर्दियों को तोड़ने की पूरी करने दी जाए, क्योंकि 13 अगस्त को तो तमाम सूबाई और कौमी असम्बली है तो उन्होंने डिजॉल्व होना ही है। तो इसलिए मामला तो बड़ा सीधा है कि इस वक्त दोनों फ्री कैंप को इस बारे में। राना साहब आप कह रहे हैं कि मतलब 13 अगस्त को होना ही है, तो लेट्स सी पीटीआई तो आपको पता ही है 14 मई के आगे जाने को तैयार नहीं है। अब राना साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि ख्वाजा आसिफ की अभी हमने बात सुनाई, हमने जावेद लतीफ़ साहब का बयान भी दिखाया, मरीम नवाज साहिबा का लहजा भी हमने देखा। साफ नज़र आ रहा है कि पार्टी मुज़ाकरात में बैठ तो गई है लेकिन शायद दिलो दिमाग से इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है या हक में नहीं है इसके। अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर वो बोझ भी आप ही पे होगा सर। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। पार्टी के प्रेसिडेंट, पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ साहब
ये पहला एक मीटिंग मुशावरत सबकी राय लेके जो है ये जो हमारी एग्जेक्टिव या कोर कमेटी है तो इसमें जो है ये चारों डिस्कशन के बाद इसमें ख्वाजा नाज़िर साहब भी मौजूद थे तो वहीं पे फैसला हुआ कि मुज़ाकरात में हमें जाना चाहिए। उसके बाद ये मामला फैसला कैबिनेट से भी इंडोर्स हुआ जो अलाई पार्टी की प्रेसिडेंट का पूरा से भी इंडोर्स हुआ। वहाँ पे रेजोल्यूशन थी वो अपनी जगह पे थी लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है मेरी अपनी रेजोल्यूशन है मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा लेकिन मैं इसे आपको रोकता नहीं हूँ। आप अगर इसमें जाके कोई बेहतर सूरत हाल पैदा कर सकते हैं तो हम उस सूरत हाल को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे जो मुल्क के हक में होगी। तो इसमें सिर्फ ये है कि इस तरह के बयान जो है माशाल्लाह इमरान खान नेहरू साहब भी दे रहा है वो भी तो उससे फिर दूसरों को भी शुरू होता है कि वो इलाका जो है शायद ये कामयाबी की तरफ ना चलेगा। मिसाल के तौर पर अगर 14 मई को असम्बली डिजॉल्व करेंगे तो हम मुज़ाकरात में बैठेंगे बात करेंगे वरना तो हम कोई बात नहीं करेंगे। भैया अगर आपकी यही शराइत है तो फिर से मुज़ाकरा शुरू करने का कोई फायदा ना होगा। मुज़ाकरा इस चीज़ का नाम तो नहीं है। तो इसलिए इस बारे में इमरान खान की तरफ से जो है ये मामला जो है इसको अब हम में जो है वो डाला जा रहा है। और एक बात एक सियासी कारकुन के तौर पे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इस किस्म की सूरत हाल में जब तक पार्टी के जो सरबराह हो या प्रेसिडेंट हो वो जब तक आपस में बैठ के बात न कर सकते उस वक्त तक फिर ये डेलीगेशन के जरिए जिसके ऊपर इमरान खान साहब का नुकसान ये है कि जी ये लंबा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए में जाना नहीं चाहिए। और खुद वो कहते हैं कि जी मैं अपने फायदे देख सकता हूँ उनके जरिए से बात कर सकता हूँ। मैं तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से या किसी और से बात करने का हामी नहीं है। शुक्रिया राना साहब, तफसीली आपका मौक़िफ़ आ गया, चलिए बहुत ही ज़्यादा तफसीली आ गया। सुबह थैंक यू राना साहब। अच्छा एक बात तो है कि अब अगर ये सारी टॉक्स अगर हो रही हैं वॉट एवर इट इज़ ये काम नहीं करती जिसमें किसी की कोई ख़ास सिंसेरिटी भी नज़र नहीं आ रही तो आई थिंक हुकूमत विल बी एट द लूजिंग एंड ऑफ इट। और अगर पीटीआई फ़र्क पड़ेगा दोबारा से कोई लॉन्ग मार्च प्लान करती है जो हर दफ़ा की तरह तारीखी वो कहते हैं कि होगा इतनी भी उसके नतीजे में कुछ ना भी हो, ऑब्वियसली आपको पता है कि शायद ना ही कोई कामयाब लॉन्ग मार्च हो सके लेकिन केओस तो होगा। और केओस का नतीजा डायरेक्ट हमारे डॉलर रुपी पैरिटी पर पड़ता है, स्टॉक मार्केट पर पड़ता है, पहले ही हमारी मौशी हालत कैसी है। सो मुझे लग रहा है कि ये कोई सूरत हाल इस यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होने वाली, ये अफरा तफरी अभी चलेगी। ठीक है जी। और अच्छा जी ओके ये सब कुछ तो चलता रहेगा। एक और चीज़ जो चल रही है और बाय द वे क्या ज़बरदस्त किस्म के मैच था लास्ट जो पाकिस्तान जीता है तो वो ODIs जो हैं नाउ दे आर कमिंग टू कराची और होगा ये कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज़ का तीसरा मैच जो होगा वो कल कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान के लिए ये मैच बहुत अहम है और आपको पता है कि पाकिस्तान को 5 मैचेस की सीरीज़ में 2-0 की बढ़तरी हासिल है और अगर बाबर 11 कल फतेह हो जाते हैं तो पाकिस्तान वनडे सीरीज अपने नाम कर लेगा। आई थिंक ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। 5 वनडे मैचेस की ये सीरीज़ है। टीम के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने कल कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि हम वनडे में 350 रन का हदफ रख कर खेलते हैं। मोहम्मद रिजवान ने अपने बारे में बताया कि वो 5 नंबर पर खिलाने से खुश नहीं हैं, चाहते हैं कि उन्हें नंबर 4 पर खिलाया जाए। इंटरनेशनल लेवल में कोई भी ऑर्डर जो है ना वो बैटिंग ऑर्डर अगर वो ओपनर है या फिनिशर है वो ऑटोमेटिकली सबसे डिफरेंट है, वो हाई प्रेशर वाला गेम। अगर मैं आपको ये बात कहूँ कि अगर आप एग्जांपल देता हूँ कि बाबर आजम को अगर इफ्तिखार की जगह ले आए तो शायद आप लोगों को बाबर आजम नहीं मिलेगा। फिर यार रिजवान आप रेडी रहना, कहीं पे भी वनडे में शायद आपके कहीं भी हम कर सकते हैं, आपके शायद ओपन के भी चांसेस में से। मैंने कहा ये आप लोगों का डिसीजन है, मैं हर नंबर के लिए तैयार हूँ कि ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं 4 पे खेलूँ और मैं खुश नहीं हूँ कि मैं 5 पे खेलूँ, ये मेरी अपनी ख्वाहिश है।
फिर कल के मैच के बाद 4 मई का आराम होगा, फिर 5 को अगला मैच होगा और फिर होगा 6 मई को टीमें आराम करेंगे और 7 मई को एक्चुअली सीरीज़ का आखिरी मैच होगा। अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। अब्दुल रज़ाक भाई बताइएगा, 3 एक रोज़ा मैचेस में से तीसरा भी होना है कराची में, कराची की पिच पिंडी से कितनी मुख्तलिफ है, एक तो इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे और इसको मद्देनज़र रखते हुए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टीम पाकिस्तान की? देखिए डेफिनेटली हर वेन्यू डिफरेंट होता है और पिंडी में चेजिंग इजी था और जैसे लाहौर में बिल्कुल डिफरेंट सरफेस है, थोड़ा हार्ड होता है, वहाँ भी चेजिंग बड़ा इजी है। कराची का ये है कि पिच अगर थोड़ा फर्म बनता है तो डेफिनेटली वहाँ पे भी चेजिंग इजी होगा, पर न्यूजीलैंड की बॉलिंग वीक है, इसलिए पाकिस्तान को पूरा एडवांटेज लेना चाहिए कि पहले टॉस जीते और पहले बॉलिंग करे। अच्छा, वी सीम टू बी इन अ गुड पोजीशन। आप बताएं कि टीम कॉम्बिनेशन जो है ये इसी तरह ही होनी चाहिए या फिर कोई तब्दीलियां आप सजेस्ट करेंगे? देखिए ऑप्शंस हैं काफ़ी और टीम के कॉम्बिनेशन में देखा भी ना 3 चेंजिंग की थी, फिर भी पाकिस्तान जो है कहीं भी नहीं लगा कि पाकिस्तान मैच हार रहा है। और ये वनडे जो क्रिकेट है इसमें थोड़ी एक्साइटमेंट ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। और जैसे कि न्यूजीलैंड की बॉलिंग काफ़ी वीक है, इसलिए मैच जो है अगर न्यूजीलैंड अगर सेकंड बैटिंग करेगा तो चांसेस बन सकते हैं तो थोड़ा मैच अच्छा होने के, और जिसको मर्जी खिलाएंगे, पर ये कि अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जैसे सलमान आगा को अभी पूरा मौका नहीं मिल रहा और जो नीचे नवाज है उसको भी बैटिंग नहीं आई उसकी, तो ये कि मेन ऊपर से जो टॉप ऑर्डर है वो परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा अब्दुल रज़ाक भाई, आपके ख्याल में कौन सा पाकिस्तानी खिलाड़ी फैसला कुन किरदार अदा कर सकता है, बैटर और बॉलर दोनों का नाम ज़रा बताइए। वैसे तो हमने कुछ ग्रेट परफॉर्मेंसेस देखी हैं फर्स्ट 2 मैचेस में, लेकिन हु एल्स डू यू थिंक? फ़खर ज़मान की बात हो रही है। देखिए ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी जा रही है, अगर 325 रन कराती है, पर बैटिंग में जैसे कहा कि बैटिंग ट्रैक है, चेजिंग बड़ा इजी हो जाती है, जिसमें फ़खर बहुत आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं और इतना पेशेंस से मैंने इनको कभी खेलते नहीं देखा जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं। मेरिट पे खेल रहे हैं, क्रिकेट को जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, हालांकि 50 ओवर फील्डिंग भी की होती है उन्होंने, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आई है। और सारे प्लेयर ही हमारे मैच विनर हैं, जैसे बाबर आजम है, उसके बाद रिजवान है, इमाम है और अब्दुल्ला शफीक को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। पर ये कि थोड़ी सी एक्साइटमेंट होनी चाहिए। अगर न्यूजीलैंड टॉस जीतता है और पहले बॉलिंग करता है तो फिर मैच का ज़्यादा मजा आएगा। अच्छा, अब आगे का देखा जाए तो आपको पता है कि एशिया कप भी है, वर्ल्ड कप भी है और दोनों एशिया में ही होंगे, तो पाकिस्तान की तैयारी आपको लगता है कि अप टू द मार्क है, मुतमईन है, मतलब वी आर ऑन द राइट ट्रैक? देखिए ओवरऑल मैं पहले भी कहता हूँ पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है। मेन ये चीज़ होती है कि एक आपका 11 जो टीम चूज करते हैं उसका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा होना चाहिए, प्लेयरों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो खेल रहे हैं। जब प्लेयरों में ये होता है कि आप ड्रॉप होने का डर होता है तो भी परफॉर्मेंस ज़रा डाउन हो जाती है। और जब ज़रूरत होती है, जैसे एशिया कप का सेमीफाइनल हो या फाइनल हो या वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल या फाइनल हो, तो मेन ये मैच इसलिए सेमीफाइनल या फाइनल रखे होते हैं कि वहाँ पे प्लेयर का पोटेंशियल और वहाँ का प्लेयर का टेम्परामेंट देखा जाता है कि ये प्रेशर में कितना खेल सकते हैं। जब कंडीशन इजी होती है तो परफॉर्मेंस को हम इतना रेट नहीं करते। टफ कंडीशन में जहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, अपोजिशन भी अच्छी हो, बॉलिंग भी अच्छी हो, तो वहाँ पे परफॉर्म करना हम उसको रेट करते हैं। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान जो क्रंच मैचेस आएंगे वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेगी। ऑलराइट, और फाइनली एक और सवाल हो जाए। अच्छा, अब मोहम्मद रिजवान की अभी गुफ्तगू भी हमने दिखाई थी, बैटिंग ऑर्डर के हवाले से वो कुछ खुश नहीं है 5 नंबर पे आने को। आपका क्या ख्याल है, वो 4 पे ज़्यादा हमारे लिए मुफीद साबित हो सकते हैं या अभी जो है ऐसा ही है? जी, जैसे कि आप बात कर रहे हैं रिजवान की, अगर उसने पब्लिकली एक स्टेटमेंट दी है कि 4 की बजाय उसे 5 नंबर पे खिलाया जा रहा है और वही कुर्बानी देते आ रहे हैं, ये ऐसा एज ए प्लेयर मैं समझता हूँ इस तरह की बात पब्लिकली नहीं करनी चाहिए और इससे इमेज अच्छा नहीं जाता। जो टीम की रिक्वायरमेंट होती है, जो कप्तान बेहतर समझते हैं या कोच समझते हैं, उसके मुताबिक आपको एडजस्ट करना चाहिए। नंबर 4 हो या 3 हो या 5 हो या ओपन हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टीम की ज़रूरत के मुताबिक आपको खेलना चाहिए। सो कप्तान जो फैसला करे उसको उसके मुताबिक ही चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। यही डिसिप्लिन भी होता है, वैसे होता है। और बड़ा ज़रूरी होता है ये डिसिप्लिन टीम की परफॉर्मेंस में।
बड़ा अहम किरदार अदा करता है। थैंक यू अब्दुल रज़ाक भाई। अभी वैसे ख्वाहिश का इजहार की है, कोई इतनी कोई बुरी बात भी नहीं है ना, मतलब इट्स ओके। सेकेंड अच्छा, आप लोग हमें ना ट्वीट कर रहे हैं, मुसलसल अपने शहरों का मौसम बता रहे हैं। किसी ने कहा कि भाई आप इतनी सियासी बातें कर रहे हैं, आज तो सिर्फ पकौड़ों और समोसों की बातें होनी चाहिए थी। लाहौर में भी कुछ मौसम अब्र आलूद और बारिश वाला चल रहा है। कल आई वाज noticing it was maximum 22 degrees in Lahore, I guess. ओवरऑल जो मौसम है वो ज़रा you can enjoy it. खैर उस पर हम तफसील से बात करेंगे आने वाले दिनों में। लेटर इन द शो लेकिन तफसील से बात तो कर लेंगे, लेकिन मनाजिर तो नहीं मिस कर सकते ना। ये बाय द वे लाहौर के हैं, we'll show you more later in the show. लेकिन अब्दुल्ला ने जिक्र कर ही दिया, फोरकास्ट लेंगे कि आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट करें। आने वाले दिलों में नहीं, आने वाले दिनों में। ये बड़ी शेर व शायरी में आप आ गए हैं। आने वाले दिलों में। शाह महमूद कुरैशी साहब को सुबह सुबह सुना है ना, इसलिए वो आप सुन लेना तो आप जरा उसके ज़ेरे असर आ जाते हैं। अच्छा जी, फॉरगेट इट, क्योंकि हमें बात कोई और करनी है। जैसे कि आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट आज पार्लियामेंट के बनाए गए नए एक्ट जिसको कहते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल से मुतालिक अहम जो है वो समाअत कर रही है, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच 12:30 बजे समाअत करेगा। एक्चुअली चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुताल्लिक ये बिल है, और चीफ जस्टिस की ही सरबराही में एक 8 रुकनी बेंच है जो इसकी समाअत करेगा। इस पे अमल दरामद पहले ही रोका जा चुका है, और बिल के तहत सुमोटो लेने का इख्तियार आला अदलिया के 3 सीनियर तरीन जजेस के पास होगा। इस बिल में जो चेंजेस तजवीज़ की गई थी वो ये हैं, जिसमें चीफ जस्टिस में भी शामिल होंगे, और इसी तरह बेंच की तश्कील के लिए भी चीफ जस्टिस को लामहदूद इख्तियारात हासिल नहीं रहेंगे। ये वही एक्ट है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर ताउक़ सानी मुअत्तल कर दिया था। तहरीरी फैसले में कहा गया था कि इस एक्ट के ज़रिए बज़ाहिर अदलिया की आज़ादी और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की कोशिश की गई है। वंडर कैसे हुकूमत इस पर सख्त पर हम नजर आई। अरकान असम्बली का कहना था कि कोई इदारा पार्लियामेंट से कानून साजी का इख्तियार नहीं छीन सकता। मौजूदा बिल को प्री मैच्योर स्टेज के ऊपर एक सिलेक्टिव बेंच बना के उसके सामने लगाना, जिसमें कि सीनियरिटी के तमाम असूलों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। पिक एंड चूज के जरिए 8 रुकनी बेंच जो बनाया गया, तमाम तर रवायात जो हैं साबका, वो इस बात के मुतकाजी हैं कि चीफ जस्टिस साहब खुद इस बेंच की सरबराही ना करें, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये बेंच बना के एक तो पार्लियामान को उसके इख्तियारात को रोकने की ये जो सही हो रही है, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल किसी शख्स को भी या किसी भी इदारे को भी पार्लियामेंट की कानून साजी के रोकने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट कानून साजी करेगी, मुस्तकबिल का फैसला पार्लियामेंट करेगी कि अवाम की क्या चीज़ बेहतरी है, क्या चीज़ बेहतर नहीं है। बेंच की फॉर्मेशन है, ना सिर्फ उसको हम मुस्तरद करते हैं अपनी पार्टी की सतह पे, इस हुकूमती इत्तेहाद की सतह पे, बल्कि इसमें जो इस फॉर्मेशन से मैं एक वकील के तौर पे जो स्मेल कर रहा हूँ वो मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। वो बहुत बुरी बात। ये जो जिस वक्त ये बेंच बना, इस पे तो लाजमी तौर पे लोगों को समझ आ रहा है कि क्यों बना। हम ये कहते हैं कि सीनियर जजेस पे बेंच बनना चाहिए था, सीनियर्स कहाँ गए? और फिर इस बेंच में ऐसे जजेस भी साथ रखे गए हैं जिस पे एतराज़ात हैं। अच्छा जी, आपको बता दें कि अदालत ने आज की समाअत के लिए अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट, बार और पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जो है वो जारी कर रखे हैं, और इस मामले में वकला के दरमियान, ये तो मेरा ख्याल है इट्स कॉमन नॉलेज नाउ, वाज़ेह तकसीम जो है वो मौजूद है। कुछ हुकूमत और ऑफ कोर्स कुछ सुप्रीम कोर्ट के मौक़िफ़ को दुरुस्त मानते हैं। एक्ट की एक और अहम बात यह है कि इसके तहत किसी भी मुलजिम को अज़ खुद नोटिस पर मिलने वाली सज़ा के ख़िलाफ़ अपील का हक हासिल है। नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, जहांगीर तरीन और दीगर फरीक भी फैसलों को चैलेंज कर सकते हैं, तो ये ज़बरदस्त बात होगी। सदर मुमलिकत ने दोनों बार बिल पर दस्तखत करने से ऑब्वियसली इनकार करते हुए पार्लियामान को ये बिल वापस भेज दिया था। तकनीकी मुद्दत पूरी होने पर यह बिल अब एक एक्ट बन चुका है। तबसरे हो रहे हैं कि अदालत इस एक्ट को गैर आइनी करार देकर उड़ा भी सकती है, या इसके लिए आइन में तरमीम का हुक्म दे सकती है, जो ज़ाहिर है मौजूदा हुकूमत के तो बस में नहीं है, क्योंकि आपको उसके लिए 2/3 स्ट्रेंथ चाहिए होती है असम्बली की। आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत ज़रूरी है, जो इस हुकूमत के पास तो है नहीं। अगर एक्ट को उड़ा दिया जाता है तो ये कहा जा सकता है कि पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान महाजराई का तासुर मज़ीद गहरा होगा। अब्दुल कयूम सिद्दीकी हमारे साथ ही नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ्रॉम इस्लामाबाद। अब्दुल कयूम साहब बताइएगा, क्या सेंस प्रिवेल कर रही है इस्लामाबाद में
क्या लगता है क्या हो सकता है? मतलब इस पे अमल दरामद तो सर्टनली रुक ही गया, उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ ना, बहुत सारी ऑडियो लीक्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। क्या एक्सपेक्ट करें आज की कार्रवाई से हम? देखिए, आज की कार्रवाई भी जो है वो गुज़िश्ता कार्रवाई से कोई मुख्तलिफ तो नहीं होगी, और मेरा नहीं ख्याल है कि इस सारी जो एसेट्रा एसेट्रा आपने बात की है उसका कोई असर जो है वो आज की कार्रवाई के ऊपर होगा। और जो जहाँ तक बात है, आज देखते हैं कि क्या, क्योंकि हुकूमत की तरफ से दो वकला जो हैं वो इस सारी सूरत हाल के अंदर आज आर्गूमेंट अपने शुरू करेंगे। एक तो सलाउद्दीन है जो सिंध हाई कोर्ट बार के साबिक सदर हैं, और फिर जाहिद इब्राहिम है जो फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब के बेटे हैं। ये सुना जा रहा है कि वो हुकूमत की तरफ से जो है वो अपने आर्गूमेंट्स जो हैं वो देंगे। बाकी जो है वो सियासी जमातें, जिनको अदालत ने कहा था तकरीबन 9 के करीब सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, JUI, MQM और दीगर जो है तकरीबन 9 के करीब जमातें हैं जो कि हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा भी हैं, उनको भी इस हवाले से नोटिस जारी किया गया था कि अगर वो चाहें तो वो किसी वकील के जरिए से इस अदालत के अंदर पेश हो सकते हैं। तो जहाँ तक बात है कि आज क्या होगा, जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर के जो इस वक्त हालात हैं उनमें देखते हुए कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। अच्छा अब्दुल कयूम साहब, ये हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको पता है ये हुकूमती रहनुमा, हुकूमती वज़रा इनफैक्ट आपको पता ही है चंद जज साहिबान पर भरपूर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं, और उसको उनके मुताबिक वो कहते हैं जी तो हम ख्याल बेंच है। तो ये जो 8 रुकनी बेंच है, इसमें कौन कौन से मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान शामिल हैं? क्या इसमें अक्सरियत उन्हीं की है जिस पे यूजुअली हुकूमती नुमाइंदे एतराज़ करते हुए नज़र आते हैं हमें? जी हाँ, बिल्कुल। अगर इस बेंच की फॉर्मेशन जो है उसको देखा जाए तो उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल खुद शामिल हैं, जबकि ये जो बिल है वो चीफ जस्टिस के ही इख्तियारात को रेगुलेट करने के हवाले से है, बिलखुसूस ऐसी सूरत में जबकि जो 3 रुकनी कमेटी जो है वो इसके अंदर प्रपोज की गई है। और उसके बाद जस्टिस इजाजुल एहसन हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस मोहम्मद अली बज़र हैं, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी हैं, जस्टिस आयशा ए मलिक हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं और जस्टिस शाहिद वहीद हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस वक्त जैसा कि 2 मुख्तलिफ इख्तलाफ राय रखने वाले जज साहिबान में तकसीम किया जाता है, उसमें ये 8 जज साहिबान जो हैं ये दूसरी तरफ है। और आपको पता है कि इसी हवाले से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी होती रही कि फुल कोर्ट की मीटिंग हो जाए जिसके अंदर ये रूल्स जो हैं वो उन रूल्स को अमेंड किया जाए कि 184(3) के हवाले से उसको रेगुलेट करने के हवाले से। लेकिन इस जो बेंच है, इस बेंच के अंदर तकरीबन चीफ जस्टिस तो हैं ही हैं, लेकिन इसके अलावा 5 और जज साहिबान भी ऐसे हैं जो कि मुस्तकबिल के अंदर किसी भी वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर होंगे। तो ये आज देखने वाली बात होगी कि आया हुकूमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ एतराज़ात जो हैं वो सियासी बयानात की हद तक ही रखती है, या इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक जो तरीक़ाकार है कि अगर वो समझें कि किसी जज साहब का बायस है, अब जैसे कि बज़ाहिर तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात से मुतालिक ये बिल है, तो क्या हुकूमत की तरफ से ये हुकूमत की तरफ से कहा भी जा रहा है कि जनाब उनको नहीं बैठना चाहिए? तो देखना होगा कि ये आया हुकूमत ये एतराज़ात या इन जज साहबान के सामने एतराज़ात करती है या नहीं करती है, या वो फुल कोर्ट की तश्कील के लिए जो है वो कोई एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करती है। बहुत सी बातें होती हैं ना जो हुकूमती वकला और हुकूमती नुमाइंदे मीडिया पे आकर बाहर मीडिया टॉक के लिए तो करते हैं, लेकिन अदालत में जाकर वो मौक़िफ़ नहीं अपनाते हैं। तो दिस इज़ येट टू बी सीन कि वो एतराज़ बाज़ाब्ता अपना दाखिल करते हैं नहीं करते हैं, ये नुक्ता उठाते हैं कि भाई चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुताल्लिक ही ये बिल है और उस समात की सरबराही चीफ जस्टिस ही कर रहे हैं, या नहीं उठाते ये एतराज़। दिस इज़ येट टू बी सीन। कब होगी ये समात शुरू अब्दुल कयूम साहब? 12:30 बजे। 12:30 बजे अब्दुल्ला ये जो 11:30 बजे इसकी समात होनी है, और आपने मुझे बाहर खड़ा करके रखा हुआ है। और अभी आप लोग इस्लामाबाद के मौसम, लाहौर के मौसम की तो बात कर रहे थे, इस्लामाबाद का मौसम भी बहुत हसीन है और इस वक्त जो है वो काले बादल जो है वो छाए हुए हैं।
इस वक्त काले बादल छाए हुए हैं, लेकिन लेट्स सी कि इस समात के बाद ये काले बादल छटते हैं ये छटते हैं, कुछ आसमान क्लियर होता है या नहीं होता, जिसके इम्कान बड़े कम हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, अभी आप भी बता रहे थे। सो फिर समात जब होगी तब आपसे पूछेंगे, तब आपसे अपडेट। थैंक यू सो मच। इसमें जी बता दें अब्दुल्ला, इसमें दो तीन चीजें बहुत अहम। एक तो ये जजेस की कमेटी है फिक्सेशन के हवाले से, मुकदमात की और बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। फिर जो दूसरी बात है जो अहम है वो इसके अंदर एक अपील का राइट क्रिएट किया गया है कि 184(3) में अगर कोई भी मुतासरा फरीक होता है तो वो उसमें जो है अपील का उसको हक मिल जाए। तो ये दो एक ऐसी चीजें हैं जिसको कहा यह जा रहा है कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है। और जो मुखालफिन हैं वो उनका कहना है कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के जो सेक्शन 55 है उसमें जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इससे अंडरमाइन होती है। और ये तकरीबन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है। और मुझे नहीं पता कि अभी क्या अच्छा अब्दुल कयूम साहब, थोड़ा सा हम तो तालिब इल्म ही हैं, आप समझा सकते हैं कि राइट ऑफ अपील से कैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अंडरमाइन हो सकती है? राइट ऑफ अपील पे तो यूजुअली एतराज़ कैसे उठाया जा सकता है? देखिए, इसमें आपको याद होगा कि 2011-12 में जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट एक जो है वो पार्लियामेंट ने एक्ट किया था। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ कंटेम्प्ट का केस चल रहा था और उसके अंदर भी एक राइट ऑफ अपील जो है वो इस तरह से क्रिएट किया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कलअदम करार दे दिया था। क्यों इस बारे में? क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन का मामला है और उसके अंदर एक्स्ट्रा एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो कहा जाए जाता है कि इस तरह से फिर वो अंडरमाइन होती है उसमें। लेकिन ये बहरहाल देखने वाली चीज़ें हैं सारी, और होना तो चाहिए क्योंकि आइन के अंदर इस बात का तो है कि भी कोई भी जो 10A है वो ड्यू प्रोसेस की बात करता है, और इसमें क्योंकि कहीं ना कहीं एक अपील जो है वो होना तो जरूर चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। अब्दुल कयूम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे फ्रॉम इस्लामाबाद, और 11:30 बजे इस केस की समाप्त होगी। लेट्स सी क्या होता है। ब्रेक लें या वेदर की बात करें? मौसम कैसा रहेगा आने वाले चंद दिनों में? कल तो हमने आपको बता दिया कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश हुई, कहीं तेज बारिश हुई। वैसे आपके यहाँ बारिश हुई? मेरे यहाँ बारिश हुई, प्रॉपर बारिश हुई। प्रॉपर? हाँ, प्रॉपर बारिश। मेरे यहाँ प्रॉपर तेज बारिश हुई फॉर प्रिसाइजली 3 मिनट्स। हाँ, ज्यादा देर के लिए नहीं हुई, लिटरली 3 to 5 मिनट्स, इससे ज्यादा। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज बारिश का इम्कान है। पख्तूनख्वा के इलाके मालाकंड बटखेला में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। नशेबी इलाके ज़ेरियाब बटखेला में बाजार तालाब का लिटरली वही पिछले साल वाले सैलाब के मनाजर याद आ गए, खौफसदा हो गए थे देख के। और इन अजला में नदी नालों में तुग़यानी है। क्वेटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मुतवक्किल बारिशों से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हुए हैं। लसबेला में कई मकानात मुतासर हुए हैं, शहरी बेघर हैं। मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद जान से गए, 5 ज़ख्मी हुए। वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू का कहना है कि सूबाई कंट्रोल रूम से बारिशों की सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है या उसके लिए भी कुछ किया जा रहा है, तो वक्ती बताएगा। PDMA के अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। ज़िले अफसरान नुकसानात का जायज़ा लेकर तफसीली रिपोर्ट PDMA को भिजवाएंगे। और सैलाब के खतरात जो हैं वो पेश नज़र मशीनरी ख़ास तौर पे है और अमले को अलर्ट भी रखा जाएगा। ये सारी चीज़ें इसलिए भी ज़रूरी हैं बिकॉज वी हैव, आई होप, लर्न समथिंग फ्रॉम लास्ट ईयर, जब इतना ईजी लिया जा रहा था। शुरू में आपको याद है ना कि कितनी जगहों से ये रिपोर्ट हो रहा था कि जी वहाँ सैलाब सिचुएशन बन चुकी है जब बारिशें हुई थी, until and it became all over the country। जब तक आधे से ज़्यादा मुल्क नहीं हो चुका था सैलाब, तब तक इसको मौसमियात सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, शुक्रिया वक्त दिया आपने। अब कल भी हमने कराची में भी बारिश देखी, लाहौर में भी यही सूरत हाल है, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ये सूरत हाल है। कब तक ये स्पेल ख़त्म हो जाएगा? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आने वाले दिनों में? देखिए, कराची की हद तक तो आज ही है, वो भी कराची के मुज़ाफ़ाती इलाकों में ज़्यादा इम्कान है। कराची की शुमाली और शुमाल मशरक़ी पट्टी यानी सुरजानी टाउन, हब और उस तरफ से गडाब और बैरियर टाउन और गुलशन यतीत, उन एरियाज़ में ज़्यादा, आउटस्कर्ट्स में ज़्यादा चांस है आज कि आइसोलेटेड से उसी तरह से बिल्डअप और कहीं पर हल्की कहीं पर दरमियानी थंडरस्टॉर्म के साथ हो। बकिया सिंध में अगले 2-3 दिन है इसी तरह से इवनिंग और नाइट में चांसेस हुआ करेंगे। उसमें हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा और मीरपुर खास, टंडो मोहम्मद खान, टंडोला यार और फिर ऊपर सखर लाड़काना की तरफ भी।
मुझे सही तरह समझ नहीं आई। आपको आवाज़ आ रही है सरदार साहब? जी जी, हाँ मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी अब आ रही है। सखर लड़काना से कंटिन्यू कीजिए। जी जी जी, तो उसमें भी अगले 2-3 दिन इसी तरह से खासकर इवनिंग और नाइट में कुछ चांसेस हुआ करेंगे इसी तरह से बिल्डअप होकर कहीं हुई कहीं नहीं हुई इस तरह से। लेकिन बाकी मुल्क में, पूरे पंजाब में, केपी में, कश्मीर और जीबी में अगले 3-4 दिन 4-5 दिन है वेदर कम अज कम 6-7 को जाके सबसाइड करेगा। तो 6 या 7 कपास तक की फसल के लिए अभी आपको पता है बुआई का सिलसिला जारी है, उसके लिए ये नुकसानदेह है या अच्छी है बारिशें, क्या कहा जा सकता है? कपास के लिए तो वैसे नुकसानदेही होती है। आपको पता है कि जो भी कॉटन बेल्ट है उसमें अगर बहुत ज़्यादा बारिश पड़ जाए तो वो उनके लिए तो सही नहीं होती, और अलबत्ता चावल की फसल जहाँ जहाँ होती है उसके लिए सही होती है। तो अदरवाइज मतलब ये जो हेवी स्पेल है और यालाबारी भी होती है साथ में, और स्ट्रांग विंड्स भी चलती हैं, तो जहाँ जहाँ भी खड़ी फसलें हैं उनको तो ज़ाहिर नुकसान होता है इससे। तो दादा साहब वक्त नहीं आ गया कि हम अपना ये जो मौसमी साइकिल चूंकि तब्दील हो रहे हैं तो हम अपनी फसलों, किसानों को भी एजुकेट करें कि कब हमने बुआई करनी है, कब नहीं करनी है, क्योंकि हम देखते हैं हर गुजरते साल के साथ बड़ी तेजी से सिस्टम चेंज हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, ये क्लाइमेट एडेप्टेशन जिसे कहते हैं ना, उसमें मुताबिकत आप पैदा करें अपने, वो इसलिए वो अब है बिल्कुल अब तो टाइम जैसे कहते हैं नीड ऑफ द आवर आ गई है कि होना चाहिए। ये तो आपको और आपकी डिवीजन को बिल्कुल ये सजेस्ट करना चाहिए कि ऐसा ही हो। आप कराची की तरफ इसलिए भी आते हैं, मौसम का हाल हम जानना चाहते हैं क्योंकि अभी हमारे काफ़ी मैचेस जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। परसों हमारा मैच होगा न्यूजीलैंड के साथ, कल सॉरी। तो ये बताइएगा कि मौसम क्या हमारे यहाँ भी बारिश होगी या फिर कुछ बचत हो जाएगी ताकि मैचेस हो सकें? नहीं मैचेस हो जाएंगे यहाँ पर, इसलिए कि जो कराची की हद तक मैंने पहले भी आपसे कहा ना कि आज ही है कराची में इम्कान, कल से फिर कोई खास इम्कान नहीं है कराची में। वही आउटस्कर्ट्स में किसी जगह बन गए तो बन गए, कोई आइसोलेटेड सेल, और आज तो इसका कुछ इम्कान है, कल से तो और भी कम हो जाएगा। और अगले आने वाले दिनों में तो बिल्कुल खुश्क मौसम है। तो ये सिस्टम मुल्क भर में जो चल रहा है सरदार साहब, ये कब तक खत्म हो जाएगा? कोई डेट है स्पेसिफिक इसकी? ये 7 मई तक है कम से कम। कुछ इलाकों में जो बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट है जैसे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में, वहाँ हो सकता है 8 तक चले, लेकिन अदरवाइज 7 मई तक। आगे फिर ड्राई स्पेल है जी, आगे ड्राई स्पेल, आगे मिड ऑफ मई तक कम से कम ड्राई स्पेल है, बल्कि मई के तीसरे हफ्ते भी एंड तक कोई खास वेदर नहीं है। और फिर गर्मी भी ठीक ठाक पड़ेगी, इसका मतलब है? बिल्कुल मई और जून तो आपको पता है गर्म तरीन महीने होते हैं। तो जैसे ये ब्रीज जो है ना पासान कर जाएगी 7 या 8 के बाद, तो फिर 8 या 9 से गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी। दिन में तो उससे पहले शुरू हो जाएगी 7 या 8 से, और बाकी साउथ पंजाब वगैरह में, सेंट्रल पंजाब में फिर वो 9 या 10 मई से ऑनवर्ड फिर गर्मी होगी। चलिए वो भी ज़रूरी होती है, आपको पता ही है, फसलें हैं, बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड हैं, आमों ने पकना है। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद अस। लेकिन एक बात है कि जब फोरकास्ट हम ऑब्वियसली एक्यूरेट तो सरदार साहब से ही ले रहे होते हैं, लेकिन कहीं अपना फ़ोन खोलें और फिर आपको पता है ना, ये देख रहे हैं आप वो जो कभी कभार ऐप्स में आते हैं, हाँ लाहौर में सही होता है, एज वी स्पीक बारिश हो रही है, तो लिहाजा वो बारिश के मेरे तो हमेशा ऐसा लगता है कि आपको पता है ना ग्राफिक्स ऐसे बने होते हैं कि आपके फ़ोन में ऑलमोस्ट लगता है कि जैसे बारिश स्टार्ट हो गई है, तो वो फीलिंग बड़ी अच्छी होती है। वेदर ऑन द ग्राउंड वो एक्चुअली हो रहा हो कि नहीं, लॉक स्क्रीन है ना फोन की, उसमें ही बादल बरस रहे होते हैं। It looks nice. See, it's like raining in Islamabad also. Anyway, अच्छा हो रही है कि नहीं, that's हम another जरा story. आगे बढ़ेंगे और कुछ दीगर मामलात का तस्करा करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी लीग IPL और बड़े खिलाड़ियों सबसे बड़ी लीग तो IPL है, लेकिन मेरा ख्याल है ये भूल गए हैं कि ये क्रिकेट इटसेल्फ एक जेंटलमैन्स गेम होनी चाहिए, लेकिन हुआ इंडिया में ये है बड़े बड़े खिलाड़ी बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, ऐसे लड़ पड़े कि छुड़वाना पड़ा एक दूसरे से। और ये थी 2 अदद, आपको बता दें, लखनऊ, क्या नाम है लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के दरमियान मैच के बाद शदीद बेनज़मी पैदा हुई और LSG के मेंटोर गौतम गंभीर और अफगान फास्ट बॉलर नबीन उल हक विराट कोहली से झगड़ पड़े। ये गौतम गंभीर तो उनके अपने फ्रेंड ही हुए ना, तो उन्होंने वो क्यों लड़े? बस साथ ही इतना लड़ पड़े कि बाकियों को आके बचाना पड़े। ये देखें ना, सामने आपके विजुअल्स भी नजर आ रहे हैं कि इन द वर्ल्ड, और इंडिया अपने आप को बड़ा लीडर इन दिस भी समझाने की कोशिश करता है, और ये हरकतें हो रही हैं। नॉट लीडिंग बाय एग्जांपल। एक मसला जो बहुत बड़ा मसला बनता चला जा रहा है ओवर द इयर्स, दैट इज फेक न्यूज़। जैसे इससे जब आप कोई न्यूज़ पढ़ते हैं अब्दुल्ला और आपको लगे कि आई कांट बिलीव कि ऐसा हुआ, तो आप तस्दीक करते हैं?
पता है क्या बात चीज़ें होती हैं, आप में इतनी कॉमन सेंस होती है कि आपको खुद ही फील हो जाता है कि यार ये सेटिंग कुछ आउट लग रही है, या फिर इट इज टू गुड टू बी ट्रू, या दिस या फिर इट इज टू वाइल्ड, या फिर ये जो एनवायरनमेंट है ये हमारे माहौल से मैच नहीं करता। ज़्यादातर तो आप इसी से गेस कर लेते हैं। हमारे बड़े ही नामवर अदाकार हैं फैसल कुरैशी भाई, और बड़े हमारे लिए काबिल एहतराम है। उन्होंने एक वीडियो लगाई हुई थी वो बकरे गिरने वाली, इनफैक्ट फेंकने वाली ट्रक से, और उस पर नीचे लिखा हुआ था हम पे अजाब क्यों नहीं आता। द मोमेंट आई सॉ दैट वीडियो ना, मुझे फील हो गया था कि ये हमारी नहीं है, क्योंकि ये जो हाईवे है ना ये हमारी लगी नहीं रही है, इतनी साफ सुथरी, मतलब एक फील, एक माहौल की फील आ जाती है। और फिर इसे जरा सी तहकीक करके जो बोर्ड पे साइन है यहाँ से पता लग गया कि ये इंडिया की विजुअल्स हैं। तो ये देखिए बहुत सी चीज़ें सिमिलैरिटी होगी डेफिनेटली कल्चर्स में भी और हरकतों में भी, लेकिन फिर भी कोई चीज़ ट्वीट करने से पहले जहां आपको पता है कि आप के अंदर आपसे इंफॉर्मेशन निकल रही है, दूसरों के पास जा रही है, तो ये शख्स जो है ये बकरे चोरी कर करके फेंक रहा है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, ये मैंने देखी थी। तो कहने का मतलब है कि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लें, 2-4 और साइट्स पे ज़रा चेक मार लें, जिसको कहते हैं ना कि ये ऐसी कोई खबर हुई है कि नहीं हुई। आपको लिटरली थोड़ी सी इस मेहनत में ही पता चल जाएगा कि ये खबर जिसको आप असल समझ रहे हैं वो फेक है, नहीं है, बट यू हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन योर ओन। हर चीज़ को वैसे ही ना मान जाया करें। कब्र पर ताला लगने वाली, मतलब उस अच्छा, कल आप लोगों ने वो पिक की थी? जी हमने वो पिक की थी, और वो भारत में हैदराबाद दक्कन की गालिबन एक कब्रिस्तान की ये फुटेज है जिसमें तहकीक करके बाज़ाब्ता ये पता लगा है कि 150-200 साल पुरानी खबर है। चूँकि यूजुअली ऐसा होता है यहाँ के कब्रिस्तानों में भी होता है कि जो बहुत पुरानी खबरें होती हैं उनकी जगह नए लोगों को दफना दिया जाता है, उन्हीं खबरों को रीयूज़ कर लिया जाता है। उससे बचने के लिए इसके लवाहिकीन मौजूद होंगे। यूजुअली तो इतनी पुरानी खबरों के पीछे कोई आता नहीं है लिटरली। लेकिन ये भी ऐसा विजुअल है, वेल आई हैव नॉट सीन इन पाकिस्तान, वो कब्र को इस तरह करके ये लोहे का उन्होंने इसलिए किया ना ताकि इसको रीयूज़ कोई ना कर सके। बिल्कुल, इसका और कोई कॉन्टेक्स्ट था नहीं। ठीक है, अब इस पे हम अलग से बहस कर सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या वाक़यात हुए हैं माजी में, क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट ये विजुअल हमारे यहाँ का नहीं है। लेकिन इस पे लिटरली कल मैं एक यूट्यूबर का व्लॉग देख रहा था और वो वहाँ से शुरू कर रहे थे कि ये तस्वीर नहीं, ये हमारे मुंह पर तमाचा है। और मैं कह रहा था कि यार ये हज़ारों की तादाद में ऑलरेडी शेयर हो चुका है, और सुबह मैं टीवी पे बता के आया हूँ कि खबर झूठ है, ये इंडिया की फुटेज है, लेकिन किसी ने कोई जहमत नहीं करनी किसी और एग्जैक्टली। और बीच में वो वायरल ट्वीट के बीच में भी लोगों ने असलियत लगाई हुई थी कि नहीं नहीं ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये कोई फ्रेश खबर नहीं है पाकिस्तान के अंदर जिसको ताला लगाया हुआ है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ अदर रीजंस, जो कि बाय द वे रीजनिंग पकड़ के इंडिया ने हमें और ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़ी बातें हुई। भाई तस्वीर हमारी है ही नहीं, माना कि हमारे यहाँ ये इशू ज़रूर होता होगा, लेकिन इतना रैम्पेंट अभी तक अल्लाह ना करे नहीं हुआ कि लिटरली कब्रों को ताले लगाना शुरू कर दिए हों। लेकिन लोगों के जो नीचे फिर कमेंट्स और हज़ारों की तादाद में रीट्वीट्स वगैरह में से वो एक तासुर बढ़ता चला गया कि पाकिस्तान में तो अब ये बड़ा मसला पड़ गया है। और ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान में नहीं रहते, पाकिस्तान से बाहर वाले लोग, तो दे स्टार्टेड शेयरिंग इट लेफ्ट राइट एंड सेंटर, और ऐसा तासुर देना स्टार्ट हो गए कि अब तो नोबडी इज सेफ। हमें पता है हमारे यहाँ क्या होता है और उसको रोकने की भी कोशिश की जा रही है। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग डन अबाउट इट, लेकिन इस तरह वाइल्ड फायर की तरह उसको फैला देना कोई तस्दीक किए बगैर, तो ये ज़रा हमें अजीब बात लगी थी। एनीवे, इस पे हम बात इसलिए करना चाहते हैं कि ये फेक जब स्टोरी आती है तो क्या, और ख़ास तौर पे जिसने प्रोपेगेट की होती है उसको भी वैसे आंसरेबल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तो क्यों नहीं उसको पकड़ा जाता? अच्छा, ये रुझान जो है ना ख़तरनाक हद तक लिटरली बढ़ता जा रहा है, और पाकिस्तान और इसके इदारों के खिलाफ पर्टिकुलरली बैरून मुल्क से भी बाज़ाब्ता बेबुनियाद और झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है। कुछ लोग सर्टनली जानबूझकर करते हैं, कुछ लोग नादानस्तगी में करते हैं, झूठ को फैलाने में मुलव्वस होते हैं। और चंद दिन पहले भी भारत के एक नामी गिरामी वेबसाइट ने खबर पर लोहे की जाली लगी तस्वीर को पाकिस्तान से एक्चुअली मंसूब करके पोस्ट किया था। भारतीय ही वेबसाइट थी, इसे बहुत सारे पाकिस्तानी शेयर करते रहे और ये तासुर दिया गया कि पाकिस्तान में कब्रों में लेटे मुर्दे तक महफूज नहीं हैं। ये मन घड़त प्रोपेगेंडा खबरें हमने सुनी है, ये बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर नहीं है, ये नेक्रोफिलिया जिसका ये टर्म है, ये है। खुद भारतीय सहाफ़ी मोहम्मद जुबैर जिन्होंने बेनकाब किए बताया कि हैदराबाद का इलाका है, अब जंग कॉलोनी के कब्रिस्तान में मौजूद है कब्र। फिर भारत से ही एक वीडियो शेयर की गई जिसको पाकिस्तान से जोड़कर प्रोपेगेंडा किया गया। चलते ट्रक से जानवर चोरी करने की कराची सुपर हाईवे से इसे मंसूब कर दिया गया।
ऑब्वियसली यूजर्स ने तो बगैर सोचे समझे लान तान शुरू कर दी, बाद में ये भी झूठ निकला। 16 अप्रैल को एक सोशल मीडिया सारिफ ने दावा किया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से तकसीम किए जाने वाले आटे को मयाद ख़त्म होने और सेहत के लिए नुकसानदेह करार दिया। बाद में WHO के एक अफसर ने जियो फैक्ट चेक को बताया कि WHO ने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं है। 25 मार्च को तहरीक इंसाफ के हिमायती और एंकर पर्सन और यूट्यूबर एक्चुअली PTI के हिमायती, एंकर पर्सन तो पता नहीं कहना उन्हें मुनासिब है कि नहीं, यूट्यूबर PTI के और उनके हिमायती ने इमरान रियाज खान ने इल्ज़ाम लगाया कि PTI के रुकन मौसीकार सलमान अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वैसे हम अगर इमरान रियाज खान की फेक न्यूज़ रिपोर्ट करना शुरू करेंगे तो ये 2 घंटे गुजर सकते हैं। और सलमान अहमद के बारे में तो न्यूज़ तब बने जब कोई सच हो। हाँ, सलमान अहमद की अहलिया समीना अहमद ने व्हाट्सएप पर जियो फैक्ट चेक को बताया कि उनके शौहर को गिरफ्तार नहीं किया गया है। वो तस्वीर देख के पता लग रहा था कि वो बहुत पुरानी है। और ऐसी बड़े अच्छे आपने एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत से एग्जांपल्स हैं ऑल ओवर ट्विटर। हर रोज़ लिटरली अभी आप खोलेंगे तो कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आ जाएगी। लेकिन लोगों को अब थोड़ा सा स्मार्ट हो जाना चाहिए, और ख़ास तौर पे चूँकि अब हमें पता चल गया है कि देयर इज़ रैम्पेंट फेक न्यूज़ है, तो अपनी तरफ से थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर लें। महमल सरफराज हमारे साथ हैं, महमल से भी पता कर लेते हैं। महमल, बहुत से अभी हमने एग्जांपल्स दिए हैं जहां फेक न्यूज़ जो है वो वायरल होती है, और जब उसकी तस्दीक होती है वो उस तरह वायरल नहीं होती। जब बता दिया जाए ना कि जी ये गलत था, ये ख़राब है, देयर वाज नो ट्रूथ इन इट, उस तरह फिर लोग मान चुके होते हैं जो लोगों ने मानना है। तो आप बताएं कि ये वायरल वीडियोज़ जब आम होती हैं, स्क्रीनशॉट्स लिए जाते हैं, इसको किस तरह रोका जाए? ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का ट्रेंड है, और फिर ये सिर्फ किसी एक लोकेलिटी तक नहीं रहता। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेट, पूरी दुनिया में वायरल होती है चीज़। जी बिल्कुल, देखिए ख़तरनाक तो होता जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि किस तरीके से आपके व्हाट्सएप के ऊपर, आपके सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक ख़ास तौर पे, किस तरीके से वहाँ पर फेक न्यूज़ जो है वो फैलाई जाती है, डिसइंफॉर्मेशन और इस तरह की प्रॉपर कैंपेन्स भी होती हैं जो कि फैलाई जाती हैं। तो डेंजरस तो होती है। आपने हमसाया मुल्क की भी बात की कि वो स्टोरी ओरिजिनली वहीं से थी, लेकिन उसको इस तरीके से जब इंडियन मीडिया ने कवर किया पाकिस्तान के नाम से, फिर उनकी ही अपनी एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट जो कि ज़ुबैर है, मोहम्मद ज़ुबैर, वहाँ के जर्नलिस्ट और न्यूज़ वाले, उनके को फाउंडर, उन्होंने जो है उसको डिबंक किया। अच्छा, मैं यहाँ पर ये ज़रूर उनको क्रेडिट देती चलूँ कि ज़ुबैर जो है एक बहुत ही बहादुर सहाफ़ी हैं भारत में, और उनको क्योंकि वो जो बीजेपी IT सेल या बीजेपी का जो एक सेल है जो इस तरह की बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाता है इंडिया के अंदर, ख़ास तौर पे एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स को वो करने के लिए, तो उस वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा डिबंक की हैं इनकी फेक न्यूज़, जिसकी वजह से फिर बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट जो है उनके पीछे भी आई थी और ये अरेस्ट भी हुए थे और इनको बड़ा हरासा किया गया। तो ये भी मैं देख रही थी कि इस न्यूज़ के ऊपर भी जब उन्होंने डिमांड की तो कुछ लोग उनसे भारत में पूछ रहे थे कि आप पाकिस्तान के इमेज को ठीक करने के लिए क्यों काम करें, तो उन्होंने कहा मेरा काम तो फैक्ट चेकिंग है, तो मैं तो फैक्ट चेक कर रहा था क्योंकि गलत न्यूज़ फैलाई गई थी। तो ये बहुत सारी कुछ फेक न्यूज़ तो होती हैं जो हार्मलेस सी हो, लेकिन फिर भी क्योंकि कोई फैक्ट्स नहीं होते तो लोग उस पर यकीन कर लेते हैं आप, और कुछ और मोस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। अब हार्मफुल को आप देख लीजिए, हमसाया मुल्क की मैं आपको दोबारा एग्जांपल दूंगी कि कोविड के दौरान जो है वहाँ पर जिस तरीके से ये बात फैलाई गई, जो कि बाद में फिर सामने भी आ गई कि किस तरीके से जी मुसलमानों ने उनके थ्रू आया है कोविड और उन्हीं के थ्रू फैला, तबलीगी जमात को बहुत टारगेट किया गया। फिर इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हमने हमसाया मुल्क के अंदर भी देखी हैं। तो ये वाकई बड़े डेंजरस फिनोमेना है, बड़ा ख़तरनाक फिनोमेना है, लेकिन इसको मतलब इसको जो है काउंटर करने के लिए इसी तरह की जो फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपना किरदार तो अदा करती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि कई दफ़ा लोग वो स्टोरीज भी नहीं पढ़ते, तहकीक भी नहीं करते, लेकिन दे एक्चुअली बिलीव दिस फेक न्यूज़ जो एक दफ़ा आ जाए सोशल मीडिया। हम अपने खत्ते की तो बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया का एक्चुअली ये मसला है। इसका तदारुक कैसे किया जाएगा? दुनिया ने कोई ऐसा मैकेनिज़्म डिवाइस किया है अब तक कि हाँ भाई इसको उसी ज़ोर के साथ इसको नेगेट किया जा सके या इसको लोगों को बावर कराया जा सके जिस तेज़ी से ये चीज़ें फैलती हैं? अच्छा देखिए, मेरे ख्याल में इसके लिए जो सबसे अहम चीज़ है, जिस तरह जियो न्यूज़ ने अपना एक फैक्ट चेकिंग का डेस्क बनाया हुआ है,
तो इसी तरह जो मेन स्ट्रीम मीडिया की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो डिजिटल मीडिया की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सबको अपने एक फैक्ट चेकिंग डेस्क ज़रूर बनाना चाहिए। क्योंकि हमने देखा था कि अमेरिका के अंदर भी ये फेक न्यूज़ की जो बात होती है, उधर ट्रंप के सपोर्टर्स ने, जो ट्रंप का एक पूरा सेल था, वो लोग किस तरीके से फेक न्यूज़ बनाते थे, फेक कैंपेन्स चलाते थे और लोग समझते थे कि बिल्कुल ठीक बातें कर रहे हैं। तो उसके लिए जब तक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो फैक्ट चेक नहीं करती तो लोग जो हैं उन पे फिर यकीन कर लेते हैं उन खबरों के ऊपर। हम देखते हैं कि इवन यहाँ पर अगर कोई इंडिविजुअली भी फेक न्यूज़ को टैकल करे या उसको डिबंक करे कि ये सही नहीं है और बताए, ट्विटर पे अगर आप देख लें या फेसबुक कहीं पे भी इस तरह से करे, तो लोग उसको इतना ज़्यादा जो है क्रेडिबली नहीं लेते जितना कि जब हम देखें कि अगर BBC के ऊपर आ गए या जियो के जिस तरह फैक्ट चेक डेस्क है इसके ऊपर आ गए या CNN के ऊपर कोई फैक्ट चेक है, AP एसोसिएटेड प्रेस का जो अगर कोई फैक्ट चेक है, तो मेरे ख्याल में अब तो खैर बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज ने भी अपने फैक्ट चेकिंग डेस्क बना लिए क्योंकि इतनी आम ये चीज़ हो चुकी है। अच्छा महमल, आपने जियो फैक्ट चेक का जिक्र किया, तो जियो फैक्ट चेक जैसी मयारी सर्विस ऑब्वियसली तो हैं फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़, इससे किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है अगर ऑब्वियसली हम प्रमोट कर रहे हैं फॉर अदर चैनल्स टू हैव इट एज वेल और न्यूज़ सर्विसेज टू हैव इट? क्योंकि पाकिस्तान में माशाल्लाह मतलब वी कैन नॉट टेक इट अवे कि फेक न्यूज़ का बाजार जो है वो इंतहाई गर्म है, तो हमारे यहाँ भी कोई चेकिंग वगैरह इस तरह होती नहीं है। एक पूरी सियासी जमात और उसके हामी सपोर्टर वोटर और यूट्यूबर्स अगर कोई सिरा हाथ में आ जाए तो उसको पूरा जाल बना देते हैं, क्योंकि वो सूट कर रहा होता है ना। आई गेस ये वीकनेस इंसान में पूरी दुनिया में ही है और पाकिस्तान में भी है कि कोई चीज़ फेक भी हो लेकिन सूट कर रही है हमारे बयानियों को, तो आओ उसको फैलाते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में भी इसका बाजार गर्म है और हमने अभी रिसेंटली देखा भी था कि टर्की के अर्थक्वेक के ऊपर एक इसी तरह प्रोपेगेंडा न्यूज़ जब सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही थी तो हमारे यहाँ भी एक टीवी चैनल पर वो खबर जो है वो चला दी गई थी और उसके बारे में ऐसे कहा गया था, फिर प्रोपेगेंडा उसको काउंटर करना पड़ा था ऑफिशियली भी और वैसे भी। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अहम है और हमने देखा कि जब नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, अर्थक्वेक्स आ जाए या फ्लड्स आ जाए, तो बहुत सारी पुरानी वीडियोज़ और तस्वीरें जो हैं वो चलनी शुरू हो जाती हैं, बल्कि दूसरे मुल्कों की भी कई था चलनी शुरू होती है कि ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में फ्लड्स में ये हो रहा है। हालांकि वो कई था पता चलता है, जब आप फैक्ट चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो 5 साल पुरानी है या 10 साल पुरानी है, किसी और मुल्क की है। ये मैं ज़रूर कहूँगी कि देखिए बहुत अहम है कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये फैक्ट चेकिंग टूल्स का इस्तेमाल करें और फैक्ट चेकिंग को इतना मुश्किल काम है नहीं और टूल्स भी बड़े इजीली अवेलेबल हैं। वो आपने अगर तस्वीर का कोई रिवर्स सर्च करनी हो, वीडियो आपने चेक करनी हो कि ये कब की कहाँ है, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुई थी, इस तरह की जो चीज़ें। अब तो देखिए अनफॉर्चुनेटली फेक न्यूज़ का जिस तरह हमने कहा कि हर तरफ इतनी फैली हुई है, अब तो लोग जो है वो ट्वीट्स भी आपके नाम से फेक जो है वो लिख कर तो वो डाल सकते हैं और भी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं अनफॉर्चुनेटली, और लोग समझते हैं कि हाँ ये सही है और ये हो चुका है कि फेक अकाउंट्स बने होते हैं आपके नामों से और लोग समझते हैं कि नहीं यही असल अकाउंट है। तो इसलिए जब भी मीडिया कोई खबर छापता है तो वो उसको क्रेडिबल मीडिया न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस 3-4 जगहों से तो वेरीफाई करती हैं और फैक्ट चेकिंग टूल्स का भी मैं कहूँगी कि इस्तेमाल अब बाय एंड लार्ज जो है वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूज़ होना शुरू हो गया है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड आई होप कि हमारी सारी जो क्रेडिबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिजिटल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने फैक्ट चेकिंग डेस्क जो हैं वो लाजमी स्टार्ट करें, जिस तरह जियो ने किया। जियो को इसका बड़ा भरपूर क्रेडिट जाता है ताकि ये हो कि जो भी फेक न्यूज़ जो है वो फैला रहे हों उसको वही क्रेडिबल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस फैक्ट चेक करें और आवाम तक सामने लेकर आए कि ये सही न्यूज़ नहीं है। थैंक यू मेमल। लेकिन क्या कहाँ से बात स्टार्ट हुई थी और कहाँ पहुंची? एक ही दिन कराने पर इत्तेफाक होगा नहीं होगा, ये है क्या उसे कहते हैं क्रक्स? नहीं, सवाल कितने लाख का सवाल होता है? $1 मिलियन क्वेश्चन। $1 मिलियन क्वेश्चन कहा ही जाता है ना, ठीक है। इसके बारे में तो हम आपको बता ही देंगे कि क्या होता है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे मौशी मसाइल इस सब के साथ साथ चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा हुकूमत को बजट 2023-24 की तैयारी के लिए सख्त मुश्किलात भी दरपेश हैं। सियासी और मौशी बेयकीनी अपनी जगह, लेकिन IMF से मुआहदे की ताख़ीर बजट से मुताल्लिक फैसला साजी में हुकूमत के लिए परेशानी का बायस है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक बजट जून के पहले हफ्ते काबीना और पार्लियामान में पेश होगा।
आम तौर पर बजट में तनख्वाहदार तबके पर मज़ीद टैक्स ही लगाया जाता है, यही होता है। लेकिन इस पर हुकूमत ने IMF की शराइत के तहत ही सही 20 लाख दुकानदारों पर टैक्स आयद करने का फैसला किया है। वो एहतजाज करेंगे, ये झाग की तरह बैठ जाएंगे, अल्टीमेटली यही होगा। ऑब्वियस यही होगा। लेकिन आपको बता दें तरीके क्या होगा। इब्तदाई तौर पर ये टैक्स जो है वो सालाना 1 करोड़ रुपए आमदनी वाले दुकानदारों पर आयद होगा और ये टैक्स बिजली के बिलों में हर माह लग कर आया करेगा। और पिछले साल वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने भी दुकानदारों पर टैक्स आयद किया था, लेकिन ताजरों के एहतजाज और पार्टी क़यादत की हिदायत पर, ये तो आपको याद ही होगा ना, काफ़ी बड़ा सीन भी बना था तब, उस पर फैसला वापस ले लिया गया था। एक्चुअली मेरा ख्याल है मरीम नवाज ने ही उनकी हिमायत भी की थी, कुछ हमने ये बात भी किया था। हुकूमतें सियासी मफाद देखती हैं, मईशत बाद में देखती हैं। यही वजह है कि आज तक हम अपना टैक्स नेट नहीं ठीक कर पाए हैं। पाकिस्तानी मईशत तबाही से दो चार है। मतलब कितने ही ये जो इनफॉर्मल इकॉनमी है हमारी, इसी को देख लें। फॉर इंस्टेंस आप सोचिए, मेरे घर भी पानी का टैंकर आता है, आपके घर शायद नहीं आता होगा। कराची में बसने वाले हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनके घर पानी का टैंकर आता है। आप ज़िंदगी में कभी आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उसको कार्ड में या बैंक ट्रांसफ़र में नहीं, वो कैश ही पैसे लेके जाएगा। ये करोड़ों खरबों का कारोबार है, मुख्तलिफ टैंकर्स जो चला रहे हैं लोग, जो नोटों पे चल रहा है, जो सिर्फ कैश इकोनॉमी पे चल रहा है, कैश पे चल रहा है। अब लगाएं इस पे और ये टैक्स, सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। मतलब ऐसी दर्जनों एग्जाम्पल्स दी जा सकती हैं। द होल वाटर कमिंग थ्रू द टैंकर ना, ये बड़ा कराची स्पेसिफिक चीज़ है। ये इन इट सेल्फ रॉन्ग है, बिकॉज पैसे तो आप अपने पानी के दे ही रहे हैं, फिर वो ही पानी आपका चोरी होता है जो आपका अपना पानी है, जिसके लिए यू हैव पेड, देन यू हैव टू बाय इट अगेन। यू आर पेइंग ट्वाइस फॉर दैट वाटर। मौजूद हैं साबिक चेयरमैन FPR हैं। शब्बर साहब, बजट की तैयारी हो रही है, टैक्स तजावीज़ का जायजा लिया जा रहा है, कहा जा रहा है 20 लाख दुकानदारों और होलसेलर्स पे टैक्स लगेगा। पहले भी आपको पता है ये कोशिश की थी, एहतजाज होते हैं, फैसले वापस हो जाते हैं। इस मरतबा आपको लगता है कि हो पाएगा और तनख्वाहदार तबके की कोई जान खलासी होगी कि उसको मज़ीद टैक्स ना देना पड़े? पहली बात तो ये है कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने टैक्स लगाया था वो कोई टैक्स नहीं था, वो तो एक फिक्स टैक्स था बिजली के ऊपर, ये कोई टैक्सेशन नहीं है रिटेलर्स के ऊपर। दूसरी बात ये है कि ये जब मैं चेयरमैन FBR था 2019 में, तो मेरा बुनियादी जो रीज़न था छोड़ने का FBR चेयरमैन और जो था वो यही था कि रिटेलर्स से मेरा डिसएग्रीमेंट हुआ था और रिटेलर्स पाकिस्तान में सेल टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं नहीं समझता कोई भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है इस फ्रेजाइल गवर्नमेंट में, इतनी कमज़ोर गवर्नमेंट में, और स्पेशली जब PMLN की गवर्नमेंट हो, कि वो रिटेलर पे टैक्स लगा सकेगी। तो ये सिर्फ बेकार की बातें हैं और ये नहीं होगा, मगर ये होना चाहिए और ये रिटेलर्स को टैक्स देना चाहिए। जो मैंने इनके ऊपर जो शुरू किया था CNIC वाला नंबर सिलसिला, वही आपको अल्टीमेटली करना पड़ेगा। बाकी कोई तरीका नहीं है कि आप रिटेलर्स को टैक्स के सिस्टम में ला सकें। ये पाकिस्तान में वो सेक्टर है जो बिल्कुल टैक्स नहीं देता और इनको आपको ये टैक्स का कोई ताल्लुक सिस्टम नहीं चल सकता अगर आप रिटेलर्स को टैक्स सिस्टम में नहीं लाएंगे। अच्छा शब्बर जैदी साहब, क्या अब वक्त आ गया है कि सिर्फ तनख्वाहदार या कॉर्पोरेट सेक्टर ही नहीं, इस मईशत से फ़ायदा उठाने वाला हर कोई, एवरीबडी शुड पे टैक्स? मतलब ज़राअत पर टैक्स हो, दुकानदार भी टैक्स दे, ट्यूशन जो पढ़ाता है ना वो भी टैक्स दे, और चाहे वो पार्लियामेंट में कोई बैठा हुआ सूख रखने वाला कोई जागीरदार हो या कोई भी हो, एवरीबडी नीड्स टू पे देयर टैक्सेस। वरना ये बात हम हर साल यही हमारी कॉन्वर्सेशन होगी। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी, ये आपकी बात गलत है कि पाकिस्तान में इनमें से किसी भी आदमी के ऊपर टैक्स की एग्जेम्पशन है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी लगा हुआ है। सवाल ये है कि क्या हमारा विल है या हमारी स्टेट की कोई पावर है कि हम टैक्स रिकवर कर सकें। ये बात कहना कि टैक्स लगे, ये गलत बात है। रिटेलर में भी टैक्स लगा हुआ है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में भी टैक्स लगा हुआ है, सारी हर तरह की प्रॉपर्टी से भी टैक्स लगा हुआ है। पाकिस्तान में इशू टैक्स लगाने का नहीं है, टैक्स को रिकवर करने का है और वो टैक्स देने का है। टैक्स लगे तो हुए, टैक्स देते नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका शब्बर जैदी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हम आपसे कल मुलाकात